हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ये हमारी थर्ड क्लास होने वाली है। ईएमआरएस पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर मेंस की क्लास चल रही है यहाँ पे। और ये हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो 19th एंड 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर पे फोकस है। देखिए यहाँ पे 40 की जगह मैंने 50 एमसीक्यूज रख दिए क्योंकि इसमें बहुत सारे राइटर्स हैं, है ना, अमेरिकन और इंग्लैंड के। तो यहाँ के बहुत सारे राइटर्स, इस वजह से मैंने 40 की जगह 50 कर दिया। पैटर्न वही है कि आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेंगे क्वेश्चन इसी में। पूरी तरीके से मॉडल पेपर है, इतने सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी कि आपका कितना क्वेश्चन आएगा मेंस के पेपर में आपका 15 क्वेश्चन ही आएगा डिस्क्रिप्टिव वाला, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला आएगा। अगर इन सारे वीडियोस को कर लेंगे, 10-15 वीडियोस आएंगे, आपका पूरा तैयार हो जाएंगे। ऐस करिए, बढ़िया आराम से तैयारी करिए, टेंशन देने का नहीं, देने का, है ना। तो आज का जो ये लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। इतने लंबे मैं लेक्चर्स बनाऊंगी नहीं, टू द पॉइंट तैयारी करवाऊंगी। जरा सा भी इधर उधर हौच पौच नहीं करना अपने माइंड को, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। ओके, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है, जिन्होंने प्री निकाला है एमआरएस का, मेंस पे लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई एम हियर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ पर आपको राइटर मिल जाएंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट से देखेंगे क्वेश्चन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ऑफन एसोसिएटेड विद विच रीजन ऑफ अमेरिका, किस रीजन से बिलोंग करते हैं, अमेरिका के किस रीजन से ये एसोसिएट है? द साउथ से, द मिडवेस्ट से, न्यू इंग्लैंड से, या फिर द वेस्ट कोस्ट से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू इंग्लैंड, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हीं की एक पोएम है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। द स्पीकर हॉर्स थिंग्स इट इज स्ट्रेंज टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड विच फ्रोजन लेक। तो यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि यहाँ पे स्पीकर का एक घोड़ा होता है और वो एक जगह पे रुकता है जो जहां पर कोई भी फार्म हाउस नहीं होता, मतलब रहने की कोई जगह नहीं होती, उस जगह पे वो रुकता है। अब वो मतलब वहां पर क्या है, एक जंगल है और एक जो है नदी है ना, एक लेक यानी कि झील बताई गई है। तो उस फ्रोजन झील को का नाम क्या है? वैसे तो स्पेसिफिक कोई नेम नहीं दिया गया, तो यहाँ पे लिख ही दिया गया है। तो डायरेक्ट आप इसके साथ जाएंगे, अ फ्रोजन लेक नॉट स्पेसिफाइड बाय नेम, यानी कि यहाँ पर एक बर्फ की झील है और एक तरफ बर्फ की झील है और दूसरी तरफ क्या है, जंगल है, और यहाँ पर बीच में जो है हॉर्स और वो जो स्पीकर है वो खड़े हुए हैं, ऐसा कुछ सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर इन द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही ये पोएम है, अल्टीमेटली डू विद हिज चॉइस। तो यहाँ पर व्हाट डज द स्पीकर इन द रोड नॉट टेकन अल्टीमेटली डू विद हिज चॉइस, यानी कि वो क्या करता है? ही रिग्रेट्स इट डीपली, ही रिटर्न्स टू लेक द अदर रोड, ही साइंस ओवर इट एंड टेल्स इट विद अ साइन, he forgets about it completely। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर he signs over it and tells it with a sign। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन क्वेश्चन ऑन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, the what do the dark trees symbolize into my own। तो ये हाँ आपसे पूछा गया है कि जो सिंबलाइज इनटू माय ओन, इसमें क्या सिंबलाइज कर रहे हैं ये जो डार्क ट्रीज हो हैं? फियर एंड डेंजर को, द अननोन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस, द ब्यूटी ऑफ नेचर, द पोएट्स चाइल्डहुड मेमोरीज। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा द अननोन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस। तो जो भी यहाँ पे पोएम्स या वर्क्स आते हैं उनको एक बार जाकर रीड जरूर करिएगा, क्योंकि मैं डिटेल क्लास नहीं ले रही हूँ, मैं आपको एक फॉर्मेट बता रही हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक तरीके का मॉडल पेपर, इसको समझिए। ओके, इन मेंडिंग वॉल व्हाट इज द नेबर्स रिपीटेड असर्शन। तो मेंडिंग वॉल में जो नेबर है उसका वो रिपीट क्या कर रहा है? समथिंग हियर इज दैट डजंट लव अ वॉल, गुड फेंसेस make good neighbors, wells walls make good neighbors, before I built a wall I had asked to know that I was walling in or walling out। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, मेंडिंग वॉल की ये जो है लाइन है। Which Frost poem explores the theme of communication breakdown in a relationship through a couple grieving the loss of their child। तो बच्चे की जब वो खो देते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, जिस इन अ रिलेशनशिप, किस वजह से? तो क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा बच्चा जो होता है उसको ये खो देते हैं। द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, होम बरियल, द वुड पाइल, या फिर द सर्वेंट टू सर्वेंट्स। तो करेक्ट आंसर होता है होम बरियल, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। In the death of the hired man, many contrast home and the house of the something else। What is the exact phrase? तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? देखिए यहाँ पे पूछा गया इन द डेथ ऑफ हायर्ड मैन, ठीक है।
मेरी कॉन्ट्रास्ट, है ना। तो यहाँ पर होम एंड विद द हाउस ऑफ समथिंग एल्स, तो यहाँ पे एग्जैक्ट फ्रेज क्या यूज हुई वो पूछा गया है। द हाउस ऑफ द लॉ, ये जो है फ्रेज इसको द हाउस ऑफ समथिंग एल्स, है ना। तो ये क्या फ्रेज, करेक्ट फ्रेज क्या यूज हुई हाउस के लिए, द हाउस ऑफ न्यू, द हाउस ऑफ एम्प्लॉयर, द हाउस ऑफ द स्ट्रेंजर, द हाउस ऑफ समथिंग एल्स, नॉट फुली स्पेसिफाइड इन सर्च रिजल्ट। मतलब कुछ भी इसका क्लियर नहीं है कि क्या इसका रिजल्ट सही क्या है, लेकिन यहाँ पर द हाउस ऑफ द समथिंग एल्स जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा, जो कि बेस्ड किस पे है, अगर कॉमन नॉलेज की बात करें तो ये उसी पे बेस्ड है, द हाउस ऑफ समथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज द वुड पाइल रिप्रेजेंट इन फ्रॉस्ट पोएम। वुड पाइल जो है, द वुड पाइल जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, द स्पीकर्स फ्यूचर होम, फॉरगॉटन लेबर एंड पैसेज ऑफ टाइम, द नेबर्स वेल्थ, अ सिंबल ऑफ विंटर्स अप्रोच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरगॉटन लेबर एंड द पैसेज ऑफ टाइम। इन बर्चेस व्हाट डज द स्पीकर विश टू डू। बर्चेस जो पेड़ों एक लंबे लंबे पेड़ होते हैं उन्हीं के बारे में एक कहानी है, वो अपना सब नॉस्टैल्जिया थीम याद कर रहे हैं कि कैसा क्या था। तो यहाँ पे स्पीकर क्या, उनकी क्या इच्छा है, क्लाइंब बर्चेस टुवर्ड्स हेवन, बिकम अ स्विंगर ऑफ बर्चेस, प्लांट अ फॉरेस्ट ऑफ बर्चेस, कट डाउन द बर्चेस फॉर फायरवुड। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकम अ स्विंगर ऑफ बर्चेस, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विच फ्रॉस्ट पोएम बिगिंस विद द लाइन, यानी इस लाइन से स्टार्टिंग होती है, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। तो ये लाइन से स्टार्टिंग होती है, वो कौन सी पोएम है, बर्चेस, मेंडिंग वॉल, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, द रोड नॉट टेकन। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ये चारों पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, एक बार जाके आप लोग पढ़ेंगे जरूर, है ना, एक बार जाके पढ़ेंगे जरूर। मैंने देखा, मैं कमेंट से पूछती हूँ कोई कोई चीजें कि कमेंट सेक्शन में बताओ, तो कोई बताता ही नहीं है। क्यों नहीं एक्सप्लोर करना चाहते हो, एक्स्ट्रा ज्ञान लो थोड़ा। उसके बाद आ जाते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे पे। 11 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट रिकरिंग थीम आर फाउंड इन अर्नेस्ट हेमिंगवे वर्क। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे के वर्क में आपको कौन सी थीम मिलेगी, रोमांस एंड कॉमेडी, करेज, स्टोइज्म, मैस्कुलिनिटी एंड द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, या फिर अर्बन लाइफ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर रिलीजन, रिलीजियस फेथ एंड रिडेम्पशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा करेज, स्टोइज्म, मैस्कुलिनिटी एंड द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, इनकी थीम मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हेमिंगवेज राइटिंग स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इनकी राइटिंग स्टाइल कैसी है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि इनकी राइटिंग स्टाइल वगैरह आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट जितने उसमें एग्जांपल देके लिखा ना ब्रैकेट में ये राइटर्स, तो सिर्फ उनको पढ़िए ना, इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाना है सिलेबस को। देखिए हेमिंगवे की जो राइटिंग स्टाइल के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस एंड स्पार्स प्रोज, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटर, एक्सटेंसिव यूज ऑफ पोएटिक डिवाइस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्ट सिंपल एंड सिंपल सेंटेंसेस एंड स्पार्स प्रोज। Which Hemingway novel won the Pulitzer Prize for Fiction in 1953? 1953 में इनको पुलित्जर प्राइज मिला था, उस नॉवेल का नाम आपको बताना है। A Farewell to Arms, For Whom the Bell Tolls, The Sun Also Rises, The Old Man and the Sea। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा The Old Man and the Sea। एलटी ग्रेड में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of the aging Cuban fisherman in the Old Man and the Sea? उस फिशरमैन का नाम बताइए जो लगभग कितने 84 डेज तक भटकता रहा था, है ना, यही था। तो उसको फिश नहीं मिली थी, तो वो कौन था, तो यहाँ पर सैंटियागो हो जाएगा, है ना। सैंटियागो कैरेक्टर था जो भटकता था, भटक रहा था। हेमिंगवेज आइसबर्ग थ्योरी, इसको पढ़िएगा। इनका कहना यह था कि जो ऊपर जितना दिख रहा है उतना ही नीचे दिख रहा है ना, उतना ही नीचे गहराई में भी चीजें हैं, यही है आइसबर्ग थ्योरी। तो हेमिंगवे आइसबर्ग थ्योरी रिफर्स टू, किसको रेफर करती है, द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, the belief that much of a story means lies beneath the surface, a method of writing about old climates, a theory about character development। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर the belief that much of a story's meaning lies beneath the surface, है ना, सरफेस के नीचे भी बहुत सारी स्टोरीज होती है। In which conflict did Hemingway serve as a war correspondent? वॉर करेस्पॉन्डेंट के तौर पर इन्होंने सर्व किया था, किस कॉन्फ्लिक्ट में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ओनली, वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओनली, स्पेनिश सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड चाइनीज सिविल वॉर, कोरियन वॉर एंड वियतनाम वॉर। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेनिश सिविल वॉर।
वर्ल्ड वॉर एंड चाइनीज सिविल वॉर में इन्होंने करस्पॉन्डेंट के तौर पे सर्व किया था। विच हेमिंग्वे नॉवेल इज सेट ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर, इनमें से कौन सी नॉवेल है इनकी जो स्पेनिश सिविल वॉर में इसकी सेटिंग है? A farewell to arms, the sun also rises, for whom the bell tolls, across the river and into the trees। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा for whom the bell tolls, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द टर्म लॉस्ट जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लॉस्ट जनरेशन इज एसोसिएट विद हेमिंग्वे एंड रेफर्स टू, ये हेमिंग्वे के साथ तो एसोसिएट है ही, लेकिन इसका मतलब क्या है? सोल्जर्स हु डेड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, राइटर्स हु केम ऑफ एज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड बाय डिसइल्यूजनमेंट, immigrants who came to America after the war, the generation born during the Great Depression। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर राइटर्स हु केम ऑफ एज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड बाय डिसइल्यूजनमेंट, यानी इनके अंदर बहुत एक अकेलापन, दुख, ये सब कुछ हो गया था, है ना? तो ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के जो राइटर्स थे वो। वेयर डिड हेमिंग्वे स्पेंड मच ऑफ हिज लेटर टाइम, अपना आखिरी समय उन्होंने कहाँ पर बिताया था? पेरिस फ्रांस, की वेस्ट फ्लोरिडा, क्यूबा, सन वैली, इदाहो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ हेमिंग्वेज होम इन क्यूबा, क्यूबा में जो उनका घर है उसका नाम क्या है? कैसा हमिंग्वे, तिनका विजिया, लुकआउट फार्म, या फिर ला बोदिग्यूटा, या फिर एल फ्लोरिडा फ्लोरिडिटा, है ना? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तिनका विजिया, लुकआउट फार्म। टेड ह्यूज पे आ जाते हैं। टेड ह्यूज वाज मैरिड टू विच फेमस अमेरिकन पोएट? इमिली डिकिंसन, मेरियान मूर, या फिर सिल्विया प्लाथ, या एलिजाबेथ बिशॉप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्विया प्लाथ, इनकी इंपॉर्टेंट पोएम है डैडी, पढ़िएगा। What are the key themes in Ted Hughes poem Hawk Roosting? हॉक रूस्टिंग में इनकी की थीम क्या है? इनकी पोएम है, याद रखिएगा, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट पोएम, सारे की डिटेल क्लास नहीं ले रही हूँ, बस आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा क्या क्या पढ़ना है। इसी में तो कंफ्यूजन थी ना सबको, तो वो क्लियर हो रही है कि क्या क्या पढ़ना है। तो व्हाट आर द की थीम्स इन टेड ह्यूज पोएम हॉक रूस्टिंग, इसमें क्या थीम है? तो लव एंड रोमांस, नेचर, रिलीजन, पावर एंड ह्यूब्रिस, या फिर अर्बन डिके, चाइल्डहुड मेमोरीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेचर, रिलीजन, पावर एंड ह्यूब्रिस। द लाइन आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आईज क्लोज, इज फ्रॉम विच टेड ह्यूज पोएम, ये किस पोएम से लाइन है? आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आईज क्लोज्ड। तो बताइएगा ये टेड ह्यूज की किस पोएम से? द थॉट फॉक्स, हाइक, हॉक रूस्टिंग, या फिर क्रोज फॉल। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा हॉक रोस्टिंग। है तो आपको थीम भी पता चल गई और ये लाइन भी पता चल गई। ओके, हॉक रोस्टिंग, व्हाट डज द हॉक से अबाउट क्रिएशन? इन द हॉक रोस्टिंग व्हाट डज द हॉक से अबाउट क्रिएशन, क्रिएशन के बारे में हॉक क्या कहता है? क्रिएशन इज ब्यूटीफुल, नॉट नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फूड, क्रिएशन बिलोंग्स टू गॉड, क्रिएशन इज फॉर ऑल क्रिएचर्स। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फूड। ओके, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्हाट पोएटिक फॉर्म इज हॉक रूस्टिंग, पोएटिक फॉर्म क्या है हॉक रूस्टिंग की? सोनेट है, लिरिक पोएम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, या फिर एलेजी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग आपको नहीं पता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, बहुत अच्छा पढ़ाया मैंने उसको, जाके एक बार देखिएगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग, मोनोलॉग, एपीलॉग, ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, द लाइन माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स अपीयर्स इन विच टेड ह्यूज पोएम? माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स, ये जो लाइन है ये किस पोएम में आती है? द जैगुआर, हॉक रूस्टिंग, ट्रसेस, या फिर विंड? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा हॉक रूस्टिंग। मतलब इनकी ये पोएम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार देखो। ये मुझसे स्टार नहीं बनता है, पता नहीं कैसे बनाते सब। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फाइनल लाइन? आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस, तो आपको पता चल गया क्लोजिंग लाइन, आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस इन हॉक रोस्टिंग। हॉक रोस्टिंग में ये लास्ट लाइन है, तो ये क्या इफेक्ट डालती है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फाइनल लाइन? इट shows the hawk's uncertainty, it echoes power, force and endless rule, it reveals the hawk's kindness, it suggests the hawk will change। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर it echoes power, force and endless rule। टेड ह्यूज वॉज बॉर्न इन विच इंग्लिश कंट्री, किस इंग्लिश कंट्री में इनका जन्म हुआ था? टेड ह्यूज का कॉर्नवॉल, देवन, या फिर यॉर्कशायर, या फिर लैंकाशायर?
करेक्ट आंसर हो जाएगा यॉर्कशायर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज डिड ह्यूज यूज टू कैप्चर द एलिवनेस ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो जानवर है वो जिंदा है, इस चीज को कैप्चर करने के लिए उन्होंने किस तरीके की लैंग्वेज को यूज किया? कॉम्प्लेक्स लैटिन एंड वोकेबुलरी, या फिर सिंपल प्रिमिटिव लैंग्वेज, हाईली ornamental लैंग्वेज, abstract philosophical लैंग्वेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल प्रिमिटिव लैंग्वेज, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हॉक रूस्टिंग इज ऑफन कंपेयर टू विच रोमांटिक पोएम अबाउट ह्यूब्रिस एंड पावर। तो हॉक रूस्टिंग जो है किससे कंपेयर किया है, जो कि हॉक रूस्टिंग में ये ह्यूब्रिस एंड पावर की जो थीम है वो आपको दिखाई देगी। ह्यूब्रिस का मतलब पता है कि अनकंट्रोलेबल इमोशन जो होते हैं, जो डिस्ट्रॉय की तरफ लेके जाते हैं, वो होता है। तो किससे कंपेयर किया ना, रोमांटिक पोएम से। तो वर्ड्सवर्थ की टेंडर नेवे से, कीट्स के ओड टू नाइटिंगेल, शैली के ओ जेमेंडियस, या फिर कॉलरिज की कुबला खान। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा शैली के ओजेमेंडियस से कंपेयर किया गया है हॉक रूस्टिंग को। अब विटमैन पे आ जाते हैं। व्हाई डज विटमैन यूज अ ब्लेड ऑफ ग्रास टू सिंबलाइज हिज पोएम्स इन लीव्स ऑफ ग्रास? तो इन्होंने जो है यूज अ ब्लेड ऑफ ग्रास का यूज क्यों किया है लीव्स ऑफ ग्रास में? बिकॉज ग्रास इज ग्रीन एंड पोएम्स आर फ्रेश, बिकॉज ग्रास इज डिवाइन, दो कॉमन सिंबॉलिक ऑफ लाइफ एंड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, या फिर बिकॉज ग्रास ग्रोज एवरीवेयर इन अमेरिका, बिकॉज ग्रास इज इजी टू फाइंड। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बिकॉज ग्रास इज डिवाइन थ्रू कॉमन, दो कॉमन symbolic of life and cycle of birth and death. Which of the following is a characteristic of Whitman's use of free verse? इनमें से पूछा गया which of the following is a characteristic, यानी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो विटमैन फ्री वर्स का यूज करते हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? रेगुलर मीटर एंड राइम, यूज ऑफ एनाफोरा, इनिशियल रिपीटेशन इन लाइंस, या फिर स्ट्रिक्ट आयम्बिक पेंटामीटर, कन्वेंशनल स्टैंजा फॉर्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूज ऑफ एनाफोरा इन लाइंस, है ना, जैसे कि वो कैप्टन, माय कैप्टन, ऐसे करके जो बार बार रिपीटेड होते हैं उसी को बोलते हैं। Whitman's vocabulary borrows from all of the following disciplines except, यानी कि इनकी जो वोकेबलरी है उन्होंने बोरो किया है बहुत सारी जगह से, बट किससे नहीं किया है? एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी, क्लासिकल मेथोलॉजी, न्यूटिकल टर्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लासिकल मेथोलॉजी से नहीं बोरो किया है। अकॉर्डिंग टू मैलकॉम कॉली, हाउ मेनी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन द स्ट्रक्चर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? ये भी किसका है? विटमैन का है। तो इनके अकॉर्डिंग, मेलकॉम कॉली के अकॉर्डिंग, 5 पार्ट, 7 पार्ट्स, 9 पार्ट्स, या फिर 12 पार्ट? 9 पार्ट्स। In Song of Myself, what enables the poet to identify with every object and person? तो बताइएगा यहाँ पर his imagination, किस वजह से वो इनेबल हो पाता है कि जो आइडेंटिफाई करे किसी ऑब्जेक्ट और पर्सन में चीजों को? His imagination, the power of identification, since everything emanates from the universal soul, his travel experiences, his education. करेक्ट आंसर हो जाएगा द पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सिंस एवरीथिंग इमेनेट्स फ्रॉम द यूनिवर्सल सोल। अब आ जाते हैं यहाँ पर जो 36 नंबर का पोएम है, तो यहाँ पर 9 सेक्शंस हैं बताया था मैंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया सेक्शन 5 ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करता है? द पोएट चाइल्डहुड, द एक्सटेसी ऑफ रैप्चरस यूनियन ऑफ पोएट एंड सोल, डिस्क्राइब एज सेक्सुअल यूनियन, द डेथ ऑफ पोएट, जर्नी अक्रॉस अमेरिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द एक्सटेसी ऑफ रैप्चरस यूनियन ऑफ पोएट एंड सोल डिस्क्राइब एज सेक्सुअल यूनियन। Whitman's poem When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed is an elegy for which American president? तो ये किस अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए इन्होंने ये लाइंस लिखी हैं? पोएट जॉर्ज वाशिंगटन के लिए, थॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन, यूलिसिस एस ग्रांट। करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्हाट डज विटमैन सेलिब्रेट इन आई हियर अमेरिका सिंगिंग? तो इसमें वो क्या सेलिब्रेट करते हैं इस पोएम में आई हियर अमेरिका सिंगिंग में? पॉलिटिकल लीडर्स एंड देयर स्पीचेस, द डाइवर्स वर्किंग पीपल ऑफ अमेरिका एंड देयर वेरिड कैरोल्स, अमेरिकन मिलिट्री विक्ट्रीज, द अमेरिकन लैंडस्केप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द डाइवर्स वर्किंग पीपल ऑफ अमेरिका एंड देयर वेरिड कैरोल्स। Whitman's work are considered controversial in
हिज टाइम प्राइमरली बिकॉज अपने टाइम पर उनके जो वर्क्स है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे, क्यों? हिज पॉलिटिकल व्यूज, हिज फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी एंड बॉडी, हिज क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी, हिज सपोर्ट फॉर स्लेवरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिज फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी एंड द बॉडी। The little leaves of grass carried the meanings that the sorry little नहीं, the title leaves of grass जो है ये क्या मीनिंग कन्वे करते हैं? The poems are like leaves of grass, common yet divine and ever renewing। करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे नेथेनियल हाउथॉर्न पे। व्हाट इज द टाइटल ऑफ नेथेनियल हाउथॉर्न मोस्ट फेमस नॉवेल? उनके मोस्ट फेमस नॉवेल का टाइटल क्या है? द हाउस ऑफ सेवन गैबल्स, द स्कारलेट लेटर, द विथडेल रोमांस, द मार्बल फॉन्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द स्कारलेट लेटर। हु इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द स्कारलेट लेटर? स्कारलेट लेटर की प्रोटेगोनिस्ट कौन है? आर्थर डिमिसडेल, या फिर रॉजर चिलिंगवर्थ, या फिर हेस्टर प्राइम, या फिर पर्ल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हेस्टर प्राइम, इसकी ये बेटी होती है पर्ल। नेक्स्ट आएंगे, इन विच प्यूरिटन कॉलोनी इज द स्कारलेट लेटर प्राइमरली सेट? स्कारलेट लेटर की प्राइमरली जो सेटिंग है वो कहाँ पर है? प्लाईमाउथ कॉलोनी, सैलेम, मैसेचुसेट्स बे कॉलोनी, या फिर जेम्सटाउन। करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसेचुसेट्स बे कॉलोनी। What does the letter A initially signifies in the scarlet letter? वो अपने गले में ऐसे A लेटर पहने रहती है, वो क्या किस चीज का सिंबल है? एंजल का, एबल का, एडल्टरी का, या फिर अमेरिका का? एडल्टरी का। Which of the following is not a major theme in Nathaniel Hawthorne's work? Nathaniel Hawthorne के वर्क में कौन सी प्राइमरी थीम नहीं है इसमें से? Sin and guilt, human isolation, political satire, puritanism। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर पॉलिटिकल सटायर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। Which Hawthorne novel features a house cursed by a Lynchian ancestor? The Scarlet Letter, The House of Seven Gables, The Blithedale Romance, The Marble Fawn। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स। ये सब जो वर्क्स हैं इनको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ प्रोटैगनिस्ट इन हाउथॉर्न्स स्टोरी यंग गुड मैन ब्राउन? तो इसमें क्या स्टोरी है? व्हाट इज द ऑक्यूपेशन क्या है प्रोटैगनिस्ट का? इनकी जो ये स्टोरी है यंग गुड मैन ब्राउन का, में जो प्रोटैगनिस्ट है उसका क्या काम है, क्या काम करता है, जॉब क्या है उसकी? मिनिस्टर है, फार्मर है, लॉयर है, या फिर सेलर है? वो एक फार्मर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन द मिनिस्टर्स ब्लैक वेल, व्हाट डज मिस्टर हुपर्स वेल सिंबलाइज? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द रिलीजियस डिवोशन। ये भी किसका है? हाउथॉर्न का ही है ना? तो ये द मिनिस्टर ब्लैकवेल और इन द मिनिस्टर ब्लैकवेल, ये उनका वर्क है। उसमें मिस्टर हुपर वेल जो है क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? रिलीजियस डिवोशन को, द सेक्रेट सीन एंड ऑल पीपल हाइड, हिज मोर्निंग फॉर अ लॉस्ट लव, हिज ब्लाइंडनेस। तो द सेक्रेट सीन दैट ऑल पीपल हाइड, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इमिली डिकिंसन एंड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, मैंने बताया है ओ कैप्टन माय कैप्टन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है, इसमें मुझे थोड़ा सा, नहीं नहीं सही सही है, वो सही क्या है, वॉल्ट हिटमैन का ही है वो कैप्टन माय कैप्टन, है ना? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ दूसरे हैं। तो 49 में आ जाते हैं। कभी कभी लिखा होता है ना ये जीबी शॉ करके लिखा होता है, तो मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमिली डिकिंसन पोएट्री? इमिली डिकिंसन की पोएट्री का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है इनमें से? तो ये मेनली क्या यूज करती है? डैसेस आप देखेंगे, है ना? सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, इनका एक पोएम है जो हम लोगों ने पढ़ा है, देखिएगा उसमें ना डैसेस का यूज किया है। According to Shaw, in spoken English and broken English, why should foreigner not try to speak English perfectly? तो क्या इनके अकॉर्डिंग क्या कारण है? Because it is impossible to learn, because there is no such thing as perfectly correct English, not presentable good English, because native speaker prefer broken English, because English is not worth learning perfectly। करेक्ट आंसर हो जाएगा because there is no such thing as perfectly correct, because there is no such thing as perfectly correct English, only presentable। है कि परफेक्ट नहीं, लोग आप देखिएगा फॉरेनर लोग बहुत गलत इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन वो प्रेजेंटेबल अच्छा, प्रेजेंट अच्छा करते हैं, इसलिए उनका अच्छा जाता है। बाकी ये आंसर की है आपकी। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे।
है ना। तो पहला क्वेश्चन रॉबर्ट फ्रॉस्ट से है, एनालाइज द थीम ऑफ चॉइसेस एंड देयर कंसिक्वेंसेस इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट द रोड नॉट टेकन। अब रोड नॉट टेकन में इन्होंने कुछ चॉइसेस की हैं, है ना, उसके क्या कंसिक्वेंसेस आए इस पोएम के अंदर, वो सब आपको पढ़ना है और लिखना है। जैसे पीडीएफ मिलेगी तो इसको पढ़िएगा। द रोड नॉट टेकन एक्सप्लोर द ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ चॉइस and its lasting impact. The speaker faces two diverging roads in a yellow wood symbolizing life's critical decisions. तो ये सारी चीजें हैं, ये एक बार क्वेश्चन से सारे पढ़ लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ऐसे इसी फॉर्मेट में लिखिएगा, है ना। जैसे कि अगर कहीं पर भी आपको लाइंस वगैरह लिखना है, आप वो लाइन लिखिए ऐसे ही स्लैश वगैरह लिख के अच्छे से लाइन लिखिए और उसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखिए, अंडरलाइन कर दीजिए, लेकिन स्पेशल उसके लिए बड़ी सी हेडिंग बना के देन उसके बाद एक्सप्लेन करना, इस तरीके का फॉर्मेट मत लिखिएगा, क्योंकि ये ऑथेंटिक फॉर्मेट नहीं होता है इंग्लिश राइटिंग का, ये पैसेज में लिखा जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्स एंड बाउंड्रीज इन फ्रॉस्ट मेंडिंग वॉल। इसमें आपको मेंडिंग वॉल में आपको बताना है क्या सिग्निफिकेंस है वॉल का और बाउंड्रीज का, है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रॉबर्ट फ्रॉस्ट से है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द वुड्स एंड प्रोमिसेस इन स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। तो ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद अर्नेस्ट हेमिंगवे पे आ जाते हैं, तो डिस्कस हेमिंगवेज आइसबर्ग थ्योरी, जरूर पढ़िएगा, है ना, आइसबर्ग थ्योरी को जरूर पढ़िएगा, ऑफ राइटिंग विद एग्जांपल फ्रॉम हिज वर्क, उनके कुछ वर्क्स में उस थ्योरी को देखिएगा किस तरीके से अप्लाई होती है। देखिए यहाँ मैं पढ़ के बता देती हूँ, हेमिंगवेज आइसबर्ग थ्योरी और द थ्योरी ऑफ अमीसन hold that the deeper meaning of a story should not be evident on the surface but should shimmer beneath like the 7/8 of the iceberg submerged below water। यानी कि जैसे ऊपर आइस इतना रहता है, तो ठीक इनका कहना है कि इतनी ही गहराई में स्टोरी अंदर भी है, आप सिर्फ सरफेस को मत देखें, अंदर की भी चीजों को देखें। तो ये देखिए, द ओल्ड मैन एंड द सी, सैंटियागोस एपिक स्ट्रगल विद द मार्लिन रिप्रेजेंट मोर देन अ फिशिंग स्टोरी। यानी सिर्फ एक फिशिंग स्टोरी नहीं थी कि भाई वो मार्लिन से स्ट्रगल कर रहा था, बल्कि इट embodies ह्यूमन डिग्निटी, एंड्योरेंस, इंटरनल कॉन्टेस्ट बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड नेचर। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा पढ़ेंगे समझ में आएगा। नेक्स्ट आएंगे, एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ सैंटियागो। सैंटियागो का कैरेक्टर आपको एनालाइज करना चाहिए। द ओल्ड मैन एंड द सी एज अ हेमिंगवे कोड हीरो, तो ये सैंटियागो का कैरेक्टर आपको पढ़ना चाहिए। डिस्कस द थीम ऑफ डिसइल्यूजन इन हेमिंगवेज अ फेयरवेल टू आर्म्स। तो इसमें आपको ये थीम जो है देखनी है, जो जो लिख दे रही हूँ वो बस उतने ही पढ़ लेना, उतना ही इनफ है आपके लिए, ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। उसके बाद आ जाएंगे टेड ह्यूज पे, तो एनालाइज टेड ह्यूज हॉक रूस्टिंग। हॉक रूस्टिंग का कितना नाम आया, ये क्या एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है अबाउट पावर एंड एरोगेंस, तो ये थोड़ा पढ़िएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ह्यूज पोर्ट्रेयल ऑफ नेचर इन हिज एनिमल पोएम लाइक द थॉट फॉक्स एंड पाइक। इसमें देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ हॉक्स वॉइस एंड पर्सपेक्टिव इन हॉक रोस्टिंग। तो ये सब जितने भी वर्क्स लिखे हैं इनको पढ़िएगा और इन क्वेश्चन को पढ़िएगा। मैं पढ़ूंगी तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा और क्लास बहुत बोरिंग हो जाएगी, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन एक मॉडल दिखा रही हूँ, आप इस तरीके से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। डिस्कस विटमैन सेलिब्रेशन ऑफ द सेल्फ इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो यानी कि कैसे वो सेलिब्रेशन करते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, वो पढ़िए। उसके बाद एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रास एज अ सिंबल इन विटमैन्स लीव्स ऑफ ग्रास। तो इनका एक अच्छा कलेक्शन भी है ये और ये पोएम भी है, इसको पढ़िए थोड़ा। डिस्कस विटमैन्स ट्रीटमेंट ऑफ डेथ इन व्हेन रिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। तो इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट, नेथेनियल हॉथॉर्न का देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ हेस्टर प्राइम। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है द स्कारलेट लेटर में, इसको आप पढ़िएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सब कुछ पढ़िएगा कि क्या यहाँ सिंबलाइज कर रहा है, ए जो है किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एडल्ट्री टू एबल, है ना, तो ये सब परसेप्शन उसमें दिखाना। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, डिस्कस द थीम ऑफ हिडन सिन इन हाउथॉर्न्स वर्क विद रेफरेंस टू द मिनिस्टर ब्लैकवेल एंड द स्कारलेट लेटर। कंबाइन स्टडी करके आप पढ़ सकते हैं। राइट अ नोट ऑन हाउथॉर्न्स क्रिटिक ऑफ प्यूरिटेनिज्म। प्यूरिटेनिज्म पे इन्होंने कैसे क्रिटिसिज्म किया है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आ, यहाँ पर हेक्टर प्राइम थी उसके साथ गलत एक प्यूरिटन ने ही किया था, है ना, और उसी को सारा सब कुछ भोगना पड़ रहा था। नेक्स्ट आ जाएंगे इमिली डिकिंसन पे,
क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इमिली डिकिंसन पोएटिक स्टाइल, यानी कि इनमें डैशेस वगैरह का यूज होता है, तो उसको सब अच्छे से पढ़िएगा, इस आंसर को पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। के बाद नेक्स्ट है, एनालाइज इमिली डिकिंसंस ट्रीटमेंट ऑफ डेथ इन पोएम सच एज बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, है ना, तो ये इनकी पोएम इंपॉर्टेंट है और ये आपका आंसर है। देखिएगा थोड़ा सा, डिस्कस द थीम ऑफ इमोर्टैलिटी इन इमिली डिकिंसंस पोएट्री, इमोर्टैलिटी की जो थीम इन्होंने यूज किया है उसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस सॉस व्यूज इन लैंग्वेज एंड प्रोनाउंसिएशन इन हिज एसे स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश, ये इनका इंपॉर्टेंट है, तो इसमें देखिएगा क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्कस सॉज यानी कि जीवी सॉ जो है उनका क्या व्यू है लैंग्वेज एंड प्रोनाउंसिएशन को लेके, उनका एक एस्से है स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश में। नेक्स्ट आएंगे 20 नंबर का क्वेश्चन लास्ट है, एनालाइज सॉस क्रिटिक ऑफ सोसाइटी इन हिज प्लेस विद रेफरेंस टू पिग्मेलियन, पिग्मेलियन इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको पढ़िएगा और क्या इन्होंने क्रिटिक किया है सोसाइटी पर, वो सब कुछ। तो इस तरीके से, मॉडल क्वेश्चंस आपको दिए गए, बाकी ये सब मैं 1 to 1 लाइन पढ़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये आपको मैं पीडीएफ दे दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा और बाकी सब चीजें ठीक है ना। और आप टेलीग्राम चैनल तो आपको पता ही होगा, फ्रेंडली प्रोफेसर ज्वाइन करिएगा, आपको पीडीएफ अभी मैं डाल दूंगी, कहने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ओके, सो क्या करूं, बाय बाय, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। ओके।